तो आज अपन बात करने वाले हैं एक बीजपत्री भ्रूण की, और इसके खत्म होने के बाद हम बीज पढ़ लेंगे, जो कि हम वैसे तो पढ़ चुके हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि हमने हर जगह पे ये बात की है कि बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन एक बार बस एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको और कंप्लीट कर लेंगे कि आज अपन बीज की बात कर लेंगे कि बीज क्या है, कैसे बनता है और क्या क्या चीजें बीज के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बीजपत्री भ्रूण की, लेकिन उससे पहले अपन डायग्राम पे चलेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको पता है कुछ समझ में आना नहीं है। तो डायग्राम के ऊपर चलते हैं, बात वहीं से शुरुआत होगी जैसे वहां पे हो रही थी। अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी हो तो एनसीईआरटी में लिखा है कि शुरुआती अवस्थाओं में जब भ्रूण निर्माण होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का, तो वो सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा आगे की स्टेज पे जाके दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लग जाता है, क्योंकि भाई वो डाइकॉट है, उसमें 2 बीजपत्र बनाने हैं, इधर एक ही बीजपत्र बनाना है, और इसका भ्रूण भी थोड़ा सा अलग होगा। तो शुरुआत करते हैं वही अपना बीजांड, प्यारा प्यारा बीजांड जो धीरे धीरे बीज में बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। अभी अपन बदल नहीं रहे इसको, लेकिन बदलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अपना होगा भ्रूणपोष, सेम बात, और यहाँ पे अपना होगा जाइगोट। ठीक, यहाँ पे ये जाइगोट है। अब अपन आज एक बीजपत्री की बात कर रहे हैं, तो अपन जाइगोट को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये अपना जाइगोट है ना, युग्मनज। युग्मनज कैसा है? सिंगल सेल है। तो इसी सिंगल सेल में आपको पता है विभाजन कैसे होने हैं? सेम, समसूत्री। समसूत्री के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपको जो पेड़ या पौधा बनाना है वो द्विगुणित होना चाहिए। तो अब आपके पास वृद्धि करनी है आपको, तो विभाजन समसूत्री होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि द्विबीजपत्री में 2 कोशिकाएं बन रही थी, एक आधारी कोशिका और एक शीर्ष कोशिका। कल वाली क्लास से अगर आप रिलेट कर रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, 3 कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ पे एक नई कोशिका बन रही है। पहली वाली को अपन कहेंगे शीर्ष, और बीच वाली को कहेंगे मध्य कोशिका, और सबसे नीचे वाली जो अपनी है आधारी, उसको तो आधारी कहेंगे। तो कल जो अपन ने बात की थी, तो 2 कोशिकाएं तो सेम ही रहेंगी, शीर्ष वाली और आधारी वाली। बीच में एक नई कोशिका आई है और वो है मध्य कोशिका। तो यहाँ पे 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 की बजाय। ठीक है, तो ये तो अपनी हो गई टर्मिनल, इसको क्या कह देंगे? मिडल। इसको क्या कह देंगे? बेसल। ठीक, अब आगे की कहानी की बात करते हैं। अब कल की क्लास से कंपेयर करते चलना क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। द्विबीजपत्री की जब अपन ने बात की थी, डाइकॉट की बात की थी, तो हमने कहा था कि जो आधारी कोशिका होती है उससे क्या बनता है? निलंबक और चूषक बनता है, यानी कि सस्पेंसर और होस्टोरियल बनता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, जो आधारी सेल होगी, जो आधारी सेल होगी वो सीधा बस ऐसे इलोंगेट हो जाएगी, एक कुछ इस तरीके से। ये आधारी सेल है। तो आधारी सेल से और कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ चूषक बनेगा, होस्टोरियल। ठीक है, क्या बनेगा? सिर्फ चूषक बनेगा। और मध्य वाली जो कोशिका है उससे अपना सस्पेंसर बनना है यहाँ पे। तो मध्य वाली कोशिका से क्या बनेगा? सस्पेंसर। ये जो मध्य वाली कोशिका है ना, इससे सस्पेंसर बनेगा। तो ये मध्य वाली कोशिका से क्या बन गया? अपना निलंबक। तो ये हो गया निलंबक, सस्पेंसर। ये सस्पेंसर हो गया। अभी ये सस्पेंसर जो है वो क्या हो रहा है, सस्पेंसर के ऊपर क्या होगा? तो अभी अपनी शीर्ष कोशिका बाकी है। शीर्ष कोशिका से इन फ्यूचर, शीर्ष कोशिका अभी अपन सेम बना रहे हैं, शीर्ष कोशिका से आगे जाकर केवल एक चीज बनेगी, और वो है बीजपत्र। क्या बनेगा? बीजपत्र। बीजपत्र बनेगा इससे, कॉटिलेडन्स, क्योंकि एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है, एक कॉटिलेडन होता है, तो वो शीर्ष कोशिका से बनने वाला है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूं किससे क्या बनने वाला है। देखो, शीर्ष कोशिका से क्या बन रहा है? अपना बीजपत्र। ठीक है, कॉटिलेडन्स कितना? एक ही बनेगा, क्योंकि मोनोकोट की बात कर रहे हैं अपन। और मध्य कोशिका जो है उससे क्या बनेगा? एक तो निलंबक और साथ में भ्रूण।
तो भाई जो अपनी मेन जो भ्रूण है, अगर आपको कल वाली क्लास याद हो तो कल वाली क्लास में जो द्विबीजपत्री होते हैं उसमें शीर्ष कोशिका से भ्रूण बना था, टर्मिनल सेल में विभाजन से एम्ब्रियो बना था। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल सेल से तो बीजपत्र बनेगा, लेकिन जो अपना भ्रूण होगा वो किससे बनेगा? मध्य कोशिका से। ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि भ्रूण का निर्माण या आधारी सेल मोनोकोटिलेडन में आधारी सेल या बेसल सेल से क्या बनता है? तो भाई इससे तो होस्टोरियल बनेगा, इससे निलंबक बनेगा, मध्य वाली से भ्रूण भी बनेगा, और उससे क्या बनेगा? शीर्ष बनेगा। आधारी क्या कर रही है? आधारी क्या कर रही है? चूषक बना रही है, होस्टोरियल बना रही है। ठीक है, तो ये बात आप जो है एक साइड में चाहो तो नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो किससे बन रहा है? ठीक है, अब क्या होगा? धीरे धीरे इसमें वापस विभाजन होगा, और विभाजन के बाद जो अपनी नेक्स्ट स्टेज आने वाली है, विभाजन सारे समसूत्री हो रहे हैं, बार बार मैं आपसे ये कह रही हूं। ठीक है, अभी क्या है, यहां पे क्या होगा? ये जो बेसल सेल है ये थोड़ी सी जो चूषक सेल है वो छोटी हो जाएगी, सस्पेंसर है वो भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको कल वाली क्लास में भी कहा था कि जैसे जैसे एम्ब्रियो बनेगा, जैसे जैसे एम्ब्रियो बनेगा अपना चूषक छोटा होता जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो बड़ा होता जा रहा है ना, तो वो खत्म होता जाता है धीरे धीरे, जो चूषक है, जो सस्पेंसर है, वो सारे। अब यहाँ पे बनने वाला है इन्हीं निलंबक की कुछ कोशिकाओं में से, क्योंकि निलंबक एक्चुअली में मध्य कोशिका से बना हुआ है, तो मध्य कोशिकाओं से ही निलंबक बना हुआ है, तो निलंबक की ही कुछ कोशिकाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य कोशिकाओं की ही कुछ कोशिकाएं, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना। तो मध्य कोशिकाओं में से ही कुछ कोशिकाओं से हमारा क्या बनने वाला है? एम्ब्रियो बनने वाला है। ये हमारा एम्ब्रियो है, भ्रूण है। ठीक है, ये भ्रूण है, एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है। और जो बीज पत्र है, शीर्ष कोशिका से क्या बनेगा? बीज पत्र। तो बीज पत्र बना रही हूं, देखो बीज पत्र बहुत ध्यान से देखना, यूनिक बीज पत्र है इसका। ये रहा इसका बीज पत्र, ये क्या है? इसका बीज पत्र। अब स्पेशल बात, इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है, ये बात आपको याद है। लेकिन एक बीजपत्री के बीजपत्र को एक और नाम से जाना जाता है, एक नहीं दो तीन है, सारे नाम मैं लिख रही हूं। इसको प्रशल्क भी कहते हैं, इसको स्क्यूटेलम भी कहते हैं, इसको स्क्यूटेलम भी कहते हैं। ठीक है, इसको बरूथिका भी कहते हैं, जो मैंने आपको 11th में भी बताया होगा, और ये 11th नीट में भी आया हुआ है हिंदी में। हिंदी में इसको बरूथिका या प्रशल्क कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। मैंने स्क्यूटेलम लिखा है, लेकिन बच्चों इसकी स्पेलिंग ये है SCUTALLM, लेकिन कई बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, वो यू भी लिखा हुआ है, किसी किसी में ऐसे भी लिखा हुआ है। देखो कहाँ लिख दूं, स्क्यूटेलम ऐसे भी लिखा हुआ है, वो सही है। वही मैंने कहा कि कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो थोड़ा सा चेंज आपको लगता है कि स्पेलिंग अलग जा रही है, नाम अलग जा रहा है, लेकिन क्या करें, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। तो भाई ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। ये नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, और 12th बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक बीजपत्री के बीजपत्र को क्या कहा जाता है। तो भाई इसको प्रशल्क कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं, बरूथिका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो आपको कहीं से भी ये फील नहीं आ रहा होगा कि ये कोई बीजपत्र है। हमने कल चना देखा, चने का बीजपत्र, हाँ आपको लगता है कि हाँ ये बीजपत्र है, गोल गोल आधा आधा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक शल्क जैसा है, पतला सा, बिल्कुल फाइन एकदम, बिल्कुल शल्क। शल्क मतलब स्केल, जैसे अपन स्किन निकालते हैं, चमड़ी निकालते हैं, तो चमड़ी कैसी सी होती है, पतली सी होती है एकदम, वैसा ही एक पतला सा चीज है यहाँ पे, इसीलिए इसको प्रशल्क भी कहते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और चेंज होगा, और धीरे धीरे ये जो सारी चीज है, ये चूषक और ये होस्टोरिया, सस्पेंसर, सब गायब हो जाएंगे और सिर्फ अपना एम्ब्रियो बच जाएगा। तो अभी अपना एम्ब्रियो बना रही हूं मैं यहाँ पे, ये देखो, इसी को मैं थोड़ा और चेंज कर रही हूं, फाइनली बना देती हूं एक।
ठीक है। ये क्या हो गया अपना, वही बीज पत्र। अब बीज पत्र नहीं लिख के मैं सीधा स्क्यूटेलम लिख देती हूं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा एम्ब्रियो है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, एम्ब्रियो है। अब इसमें आपको नेमिंग करनी है। वैसे मैं आगे भी एक डायग्राम बनाने वाली हूँ, बीज के साथ बनाऊंगी, लेकिन ये कहाँ है, ये सारी चीज कहाँ है, इसके अंदर है। और ये भविष्य में ये क्या बनने वाला है, बीज बनने वाला है। तो सेम बात कि भाई भ्रूण जो होगा वो बीज के अंदर होगा, और यहाँ पे भी वही सेम बात लागू होगी जो द्विबीजपत्री में मैंने आपको बताई थी। क्या आपको बोले भ्रूण बना दो तब भी वही चीज बनानी है, और बीज बना दो तब भी वही बनाना है, क्योंकि हम बिना बीज के भ्रूण बना ही नहीं रहे। एक्चुअली में ये कहाँ है, बीज के अंदर है, ठीक है। अभी बीज के अंदर वाली चीज मैं आपको बताऊंगी अभी। तो यहाँ पे जो है अभी सिर्फ मैंने भ्रूण बनाया है, बीज नहीं बनाया। बीज पत्र ये रहा इसका, और ये एम्ब्रियो है। अब यहाँ पे क्या होता है, कल की क्लास में हमने देखा था कि दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक प्रांकुर और एक मूलांकुर पढ़ा था। यहाँ पे भी है प्रांकुर और मूलांकुर, यहाँ पे कहीं प्रांकुर है और इधर कहीं मूलांकुर है। लेकिन एक बीजपत्री में जैसे बीज पत्र को स्क्यूटेलम कह रहे हैं, वैसे ही प्रांकुर और मूलांकुर के ऊपर, प्रांकुर जैसे मैं आपके लिए लिख देती हूं कि ये प्रांकुर है, मतलब कि क्या है आपका प्लूम्यूल, है ना। तो प्लूम्यूल के ऊपर एक कवच पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है, परत पाई जाती है ना, एक परत पाई जाती है जो मैंने अब बनाई है। इन परत की मौजूदगी की वजह से, या इन परतों को एक चीज कहा जाता है प्रांकुर चोल। क्या कहा जाता है, प्रांकुर चोल। इनके इंग्लिश अभी मैं नेक्स्ट वाले डायग्राम में लिख दूंगी, यहां जगह नहीं है। प्रांकुर चोल कह देते हैं इसको, कॉलियोप्टाइल, ठीक है। इसीलिए कई बुक्स में अगर आप देखोगे, जब एक बीजपत्री का डायग्राम देखोगे तो आपको प्रांकुर शब्द नहीं मिलेगा, वहां पे सीधा प्रांकुर चोल लिखा हुआ मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि प्रांकुर जो है वो प्रांकुर चोल से कवर हो जाता है यहाँ पे, तो हम इसको सीधा डायरेक्टली प्रांकुर चोल ही कह देते हैं। अलग से डिफाइन नहीं करते कि प्रांकुर होगा और प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल होगा, ऐसा लिखते नहीं है। ज्यादातर बुक्स जो है वो सीधा लिख देती है कि जो अपना भ्रूणीय अक्ष है, भ्रूणीय अक्ष क्या होगा, वही कल वाली क्लास की तरह ये वाला जो अक्ष है वो भ्रूणीय अक्ष है। तो भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी हिस्सा प्रांकुर चोल, जबकि निचला हिस्सा, अब नीचे वाले हिस्से पे आते हैं, निचला हिस्सा क्या होता है, मूलांकुर। निचला हिस्सा क्या होता है, मूलांकुर। लेकिन मूलांकुर पे भी एक परत होती है, जो मैं वापस से बना रही हूं ब्लू कलर की। तो मूलांकुर पे भी एक परत होती है, और इस परत को अपन कहते हैं मूलांकुर चोल। इसको बोलेंगे कॉलियोराइजा, ठीक है। उसको कॉलियोप्टाइल, इसको कॉलियोराइजा, नाम अलग है। इसीलिए एक बीजपत्री में सारे नाम बदल जाएंगे, है चीज वही, लेकिन क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पे भी मूलांकुर के ऊपर एक कवर आ गया है, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, मूलांकुर चोल कह देते हैं इस पूरी संरचना को। तो अलग से मूलांकुर नहीं लिखते, फिर कई डायग्राम्स में आपको नहीं दिखेगा अलग से लिखा हुआ। वो इसीलिए, जैसे मैंने आपको रीजन समझाया, कि हम सिर्फ इसी को नाम दे देते हैं क्योंकि ये कवर्ड रहता है इससे, ठीक है। पतली पतली परतें हैं ये सेल्स की। अब दो तीन चीजें और जो एनसीईआरटी ने नहीं दी है लेकिन हमको लिखनी है, सेम बात जैसे कल हमने कही थी कि भ्रूणीय अक्ष का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। तो यहाँ पे भी एपिकोटाइल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एपिकोटाइल नहीं है। बीज पत्रोपरिक, ठीक है, यहाँ पे भी बीज पत्रोपरिक होता है। ऐसे ही नीचे वाला हिस्सा, ऐसे ही जो नीचे वाला हिस्सा है भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल, बीज पत्राधार। लेकिन सेम बात, कई बुक्स इन दोनों को भी नहीं लिखती, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब है यहाँ पे, लेकिन लिखते नहीं है कई बुक्स वाले, या एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है अगर आप देखोगे, लेकिन डायग्राम में कहीं कहीं पे शो किया हुआ है। किसी किसी डायग्राम में शो किया हुआ है, किसी किसी में नहीं किया हुआ है। तो अगर आप एनसीईआरटी आपके हाथ में है तो एनसीईआरटी के, मतलब मेरी वाली बुक में तो इस साइड है, इस साइड वाले मतलब कि राइट साइड वाले पेज पे कुछ भ्रूण के चित्र बने हुए हैं। उसमें आप देखना कहीं कहीं में प्रांकुर लिखा हुआ है, कहीं कहीं में प्रांकुर नहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं में सीधा प्रांकुर चोल लिख दिया है,
ठीक है। वो डायग्राम आपको सिर्फ बताने के लिए दिए गए हैं अलग अलग एम्ब्रियो के, आपसे ऐसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि वहां नीचे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये एम्ब्रियो किसका है, एक बीजपत्री का है, द्विबीजपत्री का, नाम भी नहीं दिया हुआ है, चने का है कि गेहूं का है कि मक्के का है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आता है कि एक बीजपत्री का भ्रूण बनाओ तो हम ये वाला बनाएंगे, द्विबीजपत्री का आता है तो जो हमने कल बनाया है वो बनाएंगे, ठीक है। हाँ, वो एनसीईआरटी के डायग्राम कब इंपॉर्टेंट होते हैं, गुमशुदा की तलाश वाले क्वेश्चंस में, जहां पे मैं आपको बोलती हूँ कि कोई एनसीईआरटी का एक डायग्राम उठा के दे देता है और एक एरो लगा के बोल देता है कि ये वाली चीज क्या है, तो उस नजरिए से आप उन डायग्राम को जरूर देखें कि फोटो दे दिया और लिख दिया ए क्या है बी क्या है ऐसे एरो लगा के, तो उस नजरिए से आप उसको अच्छी तरह से देखना। बाकी जब बनाना पड़ेगा हमको तो हम ये वाले डायग्राम बनाएंगे, ये ज्यादा अच्छे और परफेक्ट हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। चलो, तो अभी मैं इसको बड़ा बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे काफी थोड़ा सा घिचपिच हो गई है, अपन पहले एक लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक बार और बनाएंगे तो रिपीट भी हो जाएगा। क्या चीज लिखी हुई है, वही चीज कि एक बीजपत्री में क्या बना होगा भाई, एक बीजपत्र से बना होगा जिसको स्कूटेलम कहेंगे, और जैसे कि मैंने कहा कई बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तो वो भी सही है, ठीक है, प्रशल्क कहते हैं। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, ये पीवाईक्यू भी है, नीट का क्वेश्चन भी है। भ्रूणीय अक्ष से नीचे और सीयू, देखो मैं बार बार ये बोल नहीं रही हूं लेकिन मैं नीट बोलती हूं तो सेम टाइम पे अगर मैंने 12th के लिए इंपॉर्टेंट बोला है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट बोला है, इट मींस कि वो सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूईटी में क्लास 12th का सिलेबस ही आता है, ठीक है। भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाला भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है, जिसको हमने क्या कहा था हिंदी में, बीज पत्राधार। और ये याद करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूं, नीचे मतलब आधार, तो बीज पत्राधार, भ्रूणीय अक्ष का आधार वाला हिस्सा बीज पत्राधार, लेकिन उसको इंग्लिश में यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। प्रांकुर चोल जो कि कॉलियोराइजा कहलाता है, जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि मूलांकुर जो है वो एक कवर से ढका हुआ रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रांकुर चोल कहते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं, थोड़ा सा शांति रखें, कि मूलांकुर चोल होता है जो मूल गोप से ढका रहता है। बेटा इसको करेक्ट कर लेना, मूलांकुर चोल होता है जो मूल गोप को ढके रहता है, ठीक है, मूल गोप को ढकता है, मूल गोप से नहीं ढका हुआ था, अभी एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम के अंदर। भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग एपिकोटाइल कहलाता है, बात आ गई वो एपिकोटाइल वाली, बीज पत्रोपरिक, ठीक है, वो बीज पत्राधार है और ये बीज पत्रोपरिक है। एपिकोटाइल का ऊपरी प्ररो शीर्ष यानी कि शूट अपेक्स, शूट अपेक्स क्या है, वही जहां से शूट निकलना है, जहां से तना निकलना है, वो वाला भाग, वही प्रांकुर को कह रहा है एक तरह से। ये वह कुछ आगपर्ण, ये आगपर्ण है, पूर्ण नहीं है, ठीक है, आगपर्ण जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीफ प्रीमोडल, लीफ प्रीमोडल, ये एनसीईआरटी में शब्द लिखा हुआ है ये वाला, तो इस पे ध्यान दे दें, फिर आपको वहां पे समझ में नहीं आएगा। आगपर्ण, और यह प्रांकुर चोल से ढका हुआ रहता है। क्या हो गया भाई, ये प्रांकुर है, ये प्रांकुर ही दो हिस्सों में बटा हुआ है, प्ररोशीर्ष और आगपर्ण। ये क्या है मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूं, और वो किससे ढका हुआ है, प्रांकुर चोल से, ठीक है। मूलांकुर चोल से ढका हुआ है और प्रांकुर चोल से ढका हुआ है। चोल का मतलब होता है कवर, तो भाई एक कवर है उसके ऊपर, इसलिए उसको कह रहे हैं। अब एक बार ये सारी चीजें, स्पेशली एक तो ये वाली लाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, एक ये वाली लाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं डायग्राम से दोबारा बना के। तो एक बार फिर से डायग्राम को देखो, और अब हम बीज के साथ बनाएंगे, अब हम बीज के साथ बनाएंगे। तो यहां पे मैं आप कोई भी बीज ले सकते हो, मैं मक्के का बीज ले रही हूं क्योंकि भाई हमेशा जब भी एक बीजपत्री बीज की बात आएगी तो हम मक्के का ही बनाएंगे, हमारे लिए आसान हो जाता है उसको बनाना, और इसमें कुछ यूनिक चीजें भी हैं जो हमको सीखनी है। तो मैं बार बार कह रही हूं कि जब हम बीज पढ़ेंगे तब भी ये दो डायग्राम, एक तो कल वाला और एक आज वाला जो मैं अभी बना रही हूं, सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इसके बाद अपना टॉपिक वही है, बीज के प्रकार। तो यहां पे मैं जो बना रही हूं वो मक्के का बीज बना रही हूं। ये देखो, ये मक्के का बीज है, ये मक्का है अपना, ठीक है। यहां पे एक पार्टीशन कर रही हूं मैं, यहां पे एक दीवार खड़ी कर रही हूं, ये वाली।
अब इसमें क्या होता है, मोनोकॉट के अंदर जो भ्रूण होता है वो बहुत ही छोटा होता है और एकदम कॉर्नर पे दब जाता है, कॉर्नर पे घुसा हुआ रहता है। यहाँ पे अपना एम्ब्रियो रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पे ये बना रही हूं अपना, ये तो हो गया बीज पत्र, ठीक है, और ये हो गया अपना एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या हो गया व्हाइट कलर का ऊपर वाला, स्क्यूटेलम, और ये क्या हो गया अपना एम्ब्रियो, भ्रूण। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं इस हिस्से में, कहीं जाना मत, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको नोट कर लेना। ये बुक में नहीं है, लेकिन ये 12th बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बुक में नहीं मिलेगा, और नीट में भी आया हुआ है। ये स्क्यूटेलम हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया। अब एम्ब्रियो को हमने क्या कहा कि एम्ब्रियो का ये क्या है, बीच वाला पोर्शन जो लंबा सा आपको दिख रहा है, ये एम्ब्रियो एक्सिस है, यानी कि भ्रूणीय अक्ष है, ठीक है। भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, कल की क्लास से हमने सीखा, अभी भी बताया कि भ्रूणीय अक्ष से ऊपर वाला भाग होता है बीज पत्रोपरिक। और संधि विच्छेद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, क्या कहा था हमने इसको, एपिकोटाइल, कल वाली बात, सेम बात। ऐसे ही भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। तो ये अपना क्या हो गया, हाइपोकोटाइल, बीज पत्राधार, ठीक। अब दूसरी बात, कल वाले हमने क्या कहा था कि एपिकोटाइल के ऊपर प्रांकुर होता है, यानी कि प्लूम्यूल होता है। यहां पे भी है, यहां पे भी प्रांकुर है, लेकिन ये प्रांकुर कुछ कवर से ढका हुआ है, कोई संरचना से ढका हुआ है, तो इसीलिए ये जो संरचना बनती है हमारे सामने, 2-3 इस पे लेयर चढ़ी हुई है, इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, प्रांकुर चोल। प्रांकुर पे है इसलिए क्या कह देंगे, प्रांकुर। चोल का मतलब होता है कवर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल, क्या कहेंगे, कॉलियोप्टाइल। ऐसे ही नीचे मूलांकुर है, जहां से मूल निकलनी है, भाई निकलेगा भाई, यहां से तना बनेगा, यहां से जड़ बनेगी, लेकिन यहां पे मूलांकुर जहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रांकुर है, यहाँ पे मूलांकुर है। मूलांकुर भी किसी कवर से ऐसे ढका हुआ है, और इस कवर को अपन क्या कह रहे हैं, मूलांकुर चोल। दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं इसीलिए ताकि आप क्लियर हो जाएं थोड़े से। इसको क्या कहेंगे, कॉलियोराइजा, ठीक। अब वो 2 लाइन जो वहां पे लिखी हुई है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूं। अपना जो प्रांकुर है वो प्रांकुर से क्या बनना है, आगे जाके प्ररोह बनना है, मतलब कि शूट बनना है, तना बनना है, और पत्तियां भी बनेगी, तना बनेगा तो पत्तियां भी बनेगी। तो ये कह रहा है कि इस प्रांकुर चोल के अंदर, इस प्रांकुर चोल के अंदर जो ये पॉइंट है, इसको मैं बड़ा करके बता रही हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं समझ में आएगा आपको, इसको बड़ा करके बता रही हूं। इस प्रांकुर चोल के अंदर यहाँ पे कुछ विभोज्योतकी क्षेत्र पाया जाता है। विभोज्योतकी क्षेत्र का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होते हैं ये, जो विभाजन करते हैं, जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, उसको विभोज्योतकी उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और ये आपको वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ना, जो मैं कह रही हूँ 4-5 डायग्राम बने हुए हैं, उसमें ये शब्द मिलेगा आपको, तो इसीलिए अभी से समझ लो। विभोज्योतकी क्षेत्र, प्ररोह का विभोज्योतकी क्षेत्र, क्योंकि इससे भाई विभाजन होगा और विभाजन के बाद तना बनना है, लेकिन अभी तना बना नहीं है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कह सकते हैं कि ये प्ररोह शीर्ष है, शूट अपेक्स है, ये इससे तना बनना है। अब तना बनेगा तो पत्ती भी बनेगी, तो यहां पे कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिससे कुछ आपको पत्तियां निकलती हुई दिखेंगी। अभी तो नहीं दिखेंगी क्योंकि ये बहुत ही प्रीवियस स्टेज पे है, लेकिन जैसे जैसे ये वृद्धि करेगा तो हमें यहाँ पे, जैसे आपने कल वाले वीडियो में, मैंने कल आपको लिंक भी डाल दिया था लर्न एंड शेयर वाले टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा, मैंने उसमें पत्ती बताई थी। तो ऐसी पत्ती यहाँ से भी निकलेगी, लेकिन अभी ये आपको पता है उस वीडियो के अंदर व्हाइट पत्ती थी, ग्रीन नहीं थी। मैंने उसमें कहा भी है कि अभी ये व्हाइट है, धीरे धीरे ये ग्रीन होगी। तो यहाँ पे भी जो पत्ती निकलेगी वो शुरुआत में आपको लगेगी नहीं कि पत्ती है, तो भाई पत्ती से पहले वाली चीज है वो, अभी पत्ती बनी नहीं है, उससे पत्ती बनने वाली है। तो भाई इसको अपन क्या कहेंगे, आगपर्ण। क्या कहेंगे, आगपर्ण, पर्ण से पहले वाली अवस्था।
तो अभी वो जो नीचे वाली लाइन है उसको आपको समझा देती हूं मैं एक बार पढ़ के, कि एपिकोटाइल के ऊपर प्ररोशीर्ष है और कुछ आगपर्ण है। बात समझ में आ गई? एपिकोटाइल के ऊपर, यहां पे एपिकोटाइल है, ये रहा एपिकोटाइल, ये यहां पे इधर बनाऊं तो ये रहा एपिकोटाइल के ऊपर कुछ प्ररोशीर्ष है और कुछ आगपर्ण है। और ये किससे ढके हुए हैं? ये किससे ढके हुए हैं? प्रांकुर चोल से ढके हुए हैं। ये लो प्रांकुर चोल, ठीक है। यहां पे हम इस पॉइंट को प्रांकुर कहते नहीं है एक बीजपत्री में। आप चाहो तो लिख लो, गलत नहीं है, प्रांकुर लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में इसको प्रांकुर लिखा हुआ नहीं है। उसके लिए ये दो शब्द यूज कर दिए हैं, प्ररोशीर्ष और आगपर्ण, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा अलग है, हमको डिफरेंस भी तो रखना पड़ेगा ना द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में। इसको भी प्रांकुर कह देंगे, उसको भी प्रांकुर कह देंगे, तो फिर डिफरेंस कैसे रहेगा? इसमें तो कवरिंग है, उसमें कवरिंग नहीं थी। ऐसी सेम बात इधर भी है कुछ खास। यहां पे भी मूलांकुर है, यानी कि रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर कवरिंग है, इसकी वजह से हम इसको सीधा मूलांकुर चोल कह देते हैं। अब यहां पे जो पॉइंट है मूलांकुर का, अगर आपको जड़ की संरचना पता है, अगर आपने 11th क्लास में रूट पढ़ी है, थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाती हूं, ऐसी कुछ बनाई होगी आपने, यहां पे हेयर बनाए होंगे परिपक्व क्षेत्र में इधर, और ऐसी रूट बनाई होगी। और रूट में भी यहां पे जो टिप होता है, ये इस टिप में विभोज्योतकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। जैसे यहां पे पाया जा रहा है ना, वैसे यहां पे भी विभोज्योतकी कोशिकाएं यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है, जिसकी वजह से जड़ें वृद्धि करती है। अब इन जड़ों के और कॉर्नर पे एक संरचना पाई जाती है जो हम बनाते हैं, आपने बनाई होगी 11th क्लास में, ऐसी कैप जैसी। इसको अपन कहते हैं मूल गोप। अगर आपको 11th क्लास ध्यान है तो, नहीं ध्यान है तो अब यहीं से समझ लो। रूट के बाहर की तरफ एक कैप जैसी रचना होती है जिसको हम कहते हैं मूल गोप। इस मूल गोप का काम क्या है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, 11th क्लास से है, रिलेटेड है, लेकिन नीट में आया हुआ है कि मूल गोप क्या करता है। मूल गोप ये जो क्षेत्र बना हुआ है विभोज्योतकी क्षेत्र, इसकी रक्षा करता है, क्योंकि जड़ें जमीन में रहती है, वहां पे रगड़ लगती रहती है, इसको जड़ों को मिट्टी बहती है, पानी बहता है, तो रगड़ लग जाए, अगर रगड़ लगती है यानी खरोच आ जाए तो भाई इसका ये क्षेत्र खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, मूल गोप होती है। लेकिन ये कब होती है, जब जड़ बन चुकी है, ये पूरी रूट है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां पे रूट बनी नहीं है अभी, अब बनेगी, ये तो शुरुआत वाला हिस्सा है। तो इसीलिए ये कह रहा है इस वाली लाइन में कि मूलांकुर चोल होता है जो मूल गोप को ढके रहता है, ठीक है, को है ये, मूल गोप को ढके रहता है। भविष्य में जो मूल गोप बनेगी, जो रूट कैप बनेगी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप, कैप है ये मूल की, तो इसको ढक के रखती है। यहाँ पे रूट कैप बनेगी, जब रूट बन जाएगी तब, अभी तो रूट बनी नहीं है, जब रूट कैप बनेगी इस तरह की, तो यहाँ पे ऐसी रूट कैप बनने के लिए उसकी रक्षा कर रहा है ये, फ्यूचर वाली रूट कैप की, ऐसा कहना चाह रहा है वो, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सारा आपको बनाना है। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट चीज पे, द्विबीजपत्री में बीजपत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूं, फिर से सारा ध्यान इधर की तरफ लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रही हूं, नीट 12th दोनों में, और बुक में नहीं है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सब कह रहे हैं मूल गोप याद है, पर मैंने एक्सप्लेन कर दी, आपको तो पता ही है हमारे होनहार बच्चे जो 11th पढ़ के याद कर करके कितना आए हैं बेचारे, तो फिर उनके लिए मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट। हाँ, डायग्राम बनाना है, बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो फिर क्यों ना बनाना है, एग्जाम में आ चुका है, तो फिर उसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलोगे तो किसको इंपॉर्टेंट बोलोगे, फिर क्या बनाओगे, जो एग्जाम में आया हुआ है उसको नहीं बनाओगे तो किसको बनाओगे फिर।
भाई बैच ज्वाइन, शुभम कह रहे हैं बैच कैसे ज्वाइन करें। शुभम नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे कुछ, उस पर कॉल कर सकते हैं आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको कुछ लेनी है। चलो यहाँ पे पूछ रहे हैं यूके बोर्ड का भी पीवाईक्यू डालना। बेटा बैच जो अपना है उसमें सारे बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए हैं ऑलरेडी चैप्टर वाइज, ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे तो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगी। अब मैं कंप्यूटर तो नहीं हूँ, जीनियस तो नहीं हूँ मैं, तो जो मेरे को सारों के याद रहते हैं, कुछ देख के मुझे याद आ जाता है तो मैं बता देती हूँ कि ये बिहार में आया हुआ है या यूपी में आया हुआ है, लेकिन एकदम मतलब मेरे ऐसे छपा हुआ नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन किस बोर्ड में आया हुआ है। याद आ जाता है तो बता देती हूँ, और बाकी तो मैं फिर पीवाईक्यू लिख देती हूँ कि पीवाईक्यू है। तो थोड़ा सा आपको सभी पढ़ना है भाई, क्योंकि सिलेबस सेम है। इस साल भी, हर साल मैं बच्चों को कहती हूँ, इस साल भी कहीं अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो जो राजस्थान में क्वेश्चन आता है वो उत्तराखंड में भी आ सकता है, उत्तराखंड वाला छत्तीसगढ़ में भी आ सकता है, छत्तीसगढ़ वाला बिहार में भी आ सकता है। तो आपको सब पढ़ना है भाई, क्योंकि सबका सिलेबस एक है। जैसे ABCD सबके आती है ना, उत्तराखंड में अलग तरह की ABCD तो पढ़ाते नहीं होंगे, तो बायो भी का सब सिलेबस भी सबके सेम है, तो वहां पे वही बायो के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत चेंज होके आ जाते हैं, कई बार तो सेम ही आ जाते हैं, बिल्कुल सेम। चलो अभी क्या है, ये वाला पार्ट क्या है इसकी बात अपन करने वाले हैं। अब कल की क्लास में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो बीज पत्र होते हैं उनका क्या काम होता है। बताया था कि बीज पत्र जो हमारा भ्रूण है उसको वृद्धि करने में पोषण देगा, क्योंकि अब भ्रूण पोष खत्म हो चुका है, ऐसा हमने कहा। लेकिन यहाँ पे तो बीज पत्र का नामो निशान नहीं है, इतना सा बीज पत्र है, वो भी पतला स्किन जैसा, ये क्या पोषण देगा? ये पोषण नहीं दे सकता। तो भाई एक बीज पत्री में ये खासियत होती है कि यहाँ पे बीज पत्र बहुत पतला होता है, इस कारण इनका जो भ्रूण पोष होता है, जो भ्रूण पोष होता है वो अभी भी इसमें मौजूद होता है, खत्म नहीं होता, अभी भी इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो चीज मैं अब बना रही हूं ये क्या है, इसका भ्रूण पोष है, क्योंकि भाई पोषण तो देना है ना। और कल मैंने आपको कहा था कि ये फैक्ट है और साइंटिस्ट इस बात पे मान रहे हैं, हालांकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ है आपके, लेकिन कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो बीज पत्र होते हैं वो एक्चुअली में भ्रूण पोष से ही बनते हैं। कहा था कल मैंने कि बचा कुचा जो भ्रूण पोष होता है वही बीज पत्र बनाता है। अब देखो ये बात यहाँ पे आपको सही लग रही होगी, कैसे? यहाँ पे बीज पत्र बिल्कुल पतला सा है, स्किन जैसा, तो यहाँ पे तो भाई भ्रूण पोष का यूज किया ही नहीं, इसने नहीं किया ना, तो भ्रूण पोष अभी भी वैसा के वैसा है। तो ये जो है ये क्या है, एंडोस्पर्म है, अभी भी मौजूद है। और यहां से एक सवाल आया हुआ है नीट में भी, 12th बोर्ड में भी, कि जो मक्का है, मतलब आपको यहाँ पे मैंने मक्का का बनाया है, लेकिन आप सारे एक बीजपत्री, गेहूं, चना, ज्यादातर ये मक्का में मिलेगा आपको। तो मक्का में जो भ्रूण पोष होता है उसको एक नाम देते हैं एल्यूरोन। क्या नाम देते हैं? एल्यूरोन। ये क्या है भाई? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। इस जगह पे बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो जमा होती है, और कई बार ये एल्यूरोन ऐसे परत के रूप में भी पाया जाता है, ये एल्यूरोन परत कहते हैं इसको। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये पूछा हुआ है कि मक्का में भ्रूण पोष को क्या कहते हैं? एल्यूरोन परत। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बार 12th बोर्ड में ये सवाल आया था कि वही वो जो न्यूमेरिकल बताती हूँ ना मैं, कि ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, तो देखो क्वेश्चन कैसा आया था। और मैं बार बार बोल रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग मेरे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। न्यूमेरिकल बच्चों बहुत सिंपल है, लेकिन बस वो कहीं कहीं पे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी मक्के की पत्ती में गुणसूत्रों की संख्या 28 है, तो एल्यूरोन में गुणसूत्र कितने होंगे, ये पूछा था। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाया होगा जिसने इस बात की गहराई को समझा होगा जो मैं अभी समझा रही हूं।
समझाया तो तब भी था, हर साल समझाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातों पे ध्यान नहीं देते। वो इनकी यहाँ अलग अपनी बातें चल रही होती है, 100 करोड़ वाली बातें, इंपॉर्टेंट बातें चल रही होती है। मैं कहती हूँ नोट कर लो, वो भी नहीं करना है, हाईलाइट कर लो, वो भी नहीं करना है ना। तो यहाँ पे हर चीज को नोट करते जाएंगे तभी काम होगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा फिर। क्योंकि जब नोट्स बन जाएंगे ना 100-200 पेज के, तो हर चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। तब अगर आप हाईलाइट करके रखोगे तो काम आसान रहेगा, दिख जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप भी लिख लो, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई बताएगा मेरे को इसकी संख्या? 42 कह रहे हैं साइंस फैक्ट। अमर्त जो है 14 कह रहे हैं, पावर 28 कह रही हैं, 42 कह रही हैं, 42, 28। कई बच्चे जो हैं अभी भी, आस्था, मोहम्मद 42, रोमा 28, बायोलॉजी 42 कह रही हैं। बायोलॉजी, ब्यूटीफुल बायोलॉजी तो खैर मेरी पुरानी स्टूडेंट है, उनका आंसर सही होना चाहिए। वो दोबारा पढ़ रही है मेरी क्लासेस, नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं इसीलिए, ठीक है। ऑलरेडी 12th पास कर रही चुके हैं, इसलिए उनका आंसर सही होना भी चाहिए, वरना उनको डांट भी लग जाती है अभी मेरी तरफ से। चलो, यहाँ पे क्या है कि वही फैक्ट जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाती आ रही हूँ, और इससे पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ। भाई पत्ती बोला है, पत्ती क्या है? मैंने आपको कहा कि पौधे की कोई भी कायिक कोशिका, चाहे वो पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, कोई भी कोशिका हो, वो द्विगुणित होती है। कहा है या नहीं कहा है? सिवाय युग्मक के हर चीज द्विगुणित है, या युग्मक बनने की जो आसपास की कोशिकाएं हैं, हमने पढ़ी है, लघु बीजाणु पढ़ा, गुरु बीजाणु पढ़ा, उसमें कुछ कोशिकाएं अगुणित है, बाकी पौधे की हर कोशिका द्विगुणित होती है। तो भाई पत्ती बोला है तो पत्ती द्विगुणित होगी। अगर 2n = 28 है, द्विगुणित है, मतलब कि डबल सेट 28 का है, तो n कितना हो गया? 14 हो गया। ये तो हो गया अगुणित, हैप्लॉइड। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो कि 14 और 28 आंसर दे रहे हैं, वो दिमाग लगाओ थोड़ा। मैंने स्टार्टिंग ही यहीं से की कि यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो एल्यूरोन परत है, वो एक भ्रूणपोष है। और भ्रूणपोष मैं पिछली 10 क्लासों से रोज बता रही हूँ कि भ्रूणपोष 3n होता है। पिछली 10 क्लासों से रोज बता रही हूँ, आप रोज क्लास उठा लेना। जब भी भ्रूणपोष लिख रही हूँ, बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको इस जन्म तो भूलना ही नहीं है, चाहे बायो पढ़ना छोड़ दो, लेकिन ये मत भूल जाना, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब आप बताओ, ये 14 जो 28 और 14 आंसर लिख रहे हैं, वो कैसे हुआ? 3n कितना हुआ? जब n 14 है तो 3n कितना हुआ? 14 × 3। यही तो बच्चों, यही सीखना है कुछ नहीं। 42 आंसर है इसका। सिंपल मैथ से क्या किया मैंने? इसमें कोई इक्वेशन की, कोई डेरिवेशन किया, सिंपल गुणा करा है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इसको छोड़ाते हो या गलत कराते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बेटा, बायो रटने की नहीं होती है। मैं बार बार हमेशा से कहती हूँ कि वो पागल हैं लोग जो कहते हैं कि बायो तो रटने वाले लोग करते हैं। नहीं, बायो कनेक्शन है। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, आप उसको कितनी जगहों से कनेक्ट कर सकते हो, ये है बायो। अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन जरूरी है, समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। रटने से नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे, वो तो 100% है। हाँ, कुछ चीज़ें हमें रटनी पड़ती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। वो तो आप फिजिक्स और मैथ्स भी रटते हो, रटने वाले तो वो भी रटते हैं, क्योंकि कुछ है चीज़ें, फॉर्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटना ही है हमको। समझ में आई बात? अब ये क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे चलो, और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने पहले भी करवाए हैं। अब अपन बीज की तरफ जा रहे हैं, और बीज मैं बार बार कह रही हूं कि एक बीजपत्री बीज अगर आपको बनाने को बोलेंगे तो आप यही बनाएंगे। ये एक बीजपत्री बीज बोल दूं या एक बीजपत्री भ्रूण बोल दूं, सेम बात है। ज्यादा से ज्यादा आप ये वाली अगर भ्रूण बोले तो सिर्फ इतना हिस्सा बना देना जो हमने इधर बनाया है। ये भ्रूण में ये बना सकते हो अगर आप ऊपर वाला पोर्शन नहीं बनाना चाहो, लेकिन पूरा भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं बीज की। बीज क्या है? तो निषेचन व परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। ये बीज की परिभाषा है। यहाँ पे आपको पता है कि जब निषेचन हो जाता है तो अपना जो बीजांड है, अपना जो ओव्यूल है, वो किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है,
ठीक है। और ये बात भी मैं पिछली 2 क्लासों से बता रही हूं कि ये जो बीजांड है ये पूरा किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा, और अंदर वाली चीज क्या होगी, भ्रूण बनेगी, जो कि हम बना के आए हैं, ठीक है। इसलिए भ्रूण बीज के अंदर होता है, ना कि बीज भ्रूण के अंदर होता है, ये बात भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे बीज में जब बनेगा ये बीज, तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे कि सबसे पहले तो इसके बाहर जो 2 आवरण थे, जिसको हमने अध्यावरण कहा था, याद है कितने थे, 2, बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। तो ये जो अध्यावरण है ये सूख जाएंगे, पतले हो जाएंगे और बीज के चारों तरफ का छिलका बना देंगे। तो मान लो कि ये बीज है ना, किसी कोई भी बीज मान लो, ये बीज है, तो इसके चारों तरफ ये जो 2 अध्यावरण है ये हमको ऐसे मिलेंगे। सबसे पहला जो बाहर वाला था उसको अब हम क्या कहेंगे, बाहरी बीज चोल कहेंगे, क्योंकि अब ये बीज बन चुका है ना। पहले अध्यावरण क्यों कह रहे थे, क्योंकि बीजांड था, लेकिन अब तो ये बीज बन गया है और इसके अध्यावरण जो है वो सूख चुके हैं और एक कवर बना दिया है इसके चारों तरफ। इसको क्या कहते हैं, बीज चोल, टेस्टा। क्या कहते हैं इसको, टेस्टा। आपको इंग्लिश नेम भी याद रखना है। और सफेद वाला जो अंदर वाला है, जो अंदर वाला अध्यावरण होगा वो क्या बना देगा, आंतरिक बीज चोल बना देगा। बीज का कवर, बीज चोल, चोल मतलब कवर होता है, ये बार बार बता रही हूं मैं। तो ये बीज चोल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, टैगमेन। टेस्टा और टैगमेन रटा हुआ होना चाहिए, टेस्टा टैगमेन, टेस्टा टैगमेन। टेस्टा बाहर वाला है, टैगमेन अंदर वाला है, ठीक है। और अंदर क्या मिलेगा हमको, भ्रूण। यहाँ पे कई भ्रूण होगा। अब ये एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी अपन कॉमन बात कर रहे हैं। एक बीजपत्री होगा तो उस हिसाब से होगा, द्विबीजपत्री होगा तो उस हिसाब से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बाकी चीजों का क्या हुआ, तो बाकी चीजों का ये हुआ कि ये जो बीजांड व्रंथ है, ये जो बीजांड व्रंथ था, ये किस में बदल जाएगा, जब बीजांड बीज में बदल गया तो बीजांड व्रंथ किस में बदल जाएगा, बीज व्रंथ में। क्या होता है बीज व्रंथ, समझा रही हूं। आपने कोई भी फ्रूट खोला हो, जैसे मटर, ये मटर है, मटर का अभी सीजन में है इसलिए सबने देखा होगा, यहाँ पे एक डंडी सी लगी होती है और उससे हमारा मटर जुड़ा हुआ रहता है ऐसे। अब ये जो येलो डंडी है ये क्या है, ये येलो डंडी वही है जो कभी बीजांड व्रंथ हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि ये बीजांड बीज में बदल गया है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, बीज व्रंथ कह देंगे। सिंपल सी बात है, सीड, ठीक है। क्योंकि ये बीज में बदल गया तो इसको बीज व्रंथ कह देंगे। है वही चीज पर नाम अलग दे दिया। और क्या क्या चीजें थी, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो क्या था, बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार सिकुड़ के छोटा हो जाएगा और हमको बीज में दिखाई देगा। सारे बीजों में आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी बीज है, चना है और अगर आपके राजमा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पे देखना है आपको। जैसे चना है, ये अपना चना है ना, ये चना है। अगर आप चने के बीज में देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको एक तिकोनी चीज दिख रही है, ये इसी से तो चना जुड़ा हुआ रहेगा अपनी फली से, है ना। जैसे मटर जुड़ा हुआ है वैसे चना इस जगह से जुड़ा हुआ रहता है, अपना वो जो उसकी फली होती है। अभी चने का भी सीजन है तो उसमें भी देख लेना आप। तो ये तो हो गया इसका बीज व्रंथ, है ना, ये तो बीज व्रंथ हो गया। इसी के नीचे जब आप चने को देखोगे तो आपको एक काला सा यहाँ पे डॉट नजर आएगा, ऐसा एक गड्ढा सा दिखेगा, ब्लैक स्पॉट, छोटा सा एक डॉट नजर आएगा। ये जो है ये है आपका बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार सूख के एक डॉट जैसा हो जाता है, लेकिन अभी भी इसमें जगह है, खाली है ये थोड़ा, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके हमारे एम्ब्रियो को। अंदर एम्ब्रियो है ना बीज के अंदर, तो उसको ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपरली मिलती रहे, इसीलिए यहाँ पे ये छेद अभी भी मौजूद होता है बीज बन जाने के बाद भी। और ये जो बीजांड व्रंथ है, इसका ये जो टिप है, इसको हाइलम बोल सकते हैं। अब तो आपने बीज अलग कर दिया ना भाई, जुड़ा हुआ था तब तक तो अपन इसको बीज व्रंथ कह रहे थे। ये येलो वाला, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है, ये तो इसका हो गया बीज व्रंथ। लेकिन भाई मैं इस बीज व्रंथ को हटा देती हूँ, मैंने इसको हटा दिया इसकी फली से। अब ये जो डॉट नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये वो हाइलम है। हाइलम क्या था, याद आया कुछ,
हाइलम क्या था? बीजांड वृंत को बीज से जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है? हाइलम। ठीक है, तो येलो वाला पार्ट बीजांड वृंत है और ये बीज है, तो उसके बीच में कहीं, जिसको अभी मैं यहाँ पे ब्लू से कर रही हूं, ये पॉइंट इधर देखोगे तो ये पॉइंट जिस जगह से ये जुड़ा हुआ है उसको अपन क्या कह देंगे? हाइलम कह देंगे। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बीजांड है, बीजांड वृंत से ढका रहता है, आगे जाकर ये कड़े हो जाते हैं। कड़े मतलब कठोर, और बाहरी आवरण व आंतरिक आवरण बनाते हैं, वही टेस्टा और टैगमेन। ठीक है, टैगमेन और टेस्टा बना देंगे। बीज के सिरे पर बीजांड द्वार बना रहता है, एक छोटा सा होल है, सभी अपने घर में देख सकते हैं, मैं अभी एक वीडियो भी डाल दूंगी अपने डाउट ग्रुप पे, उसको भी देख लेना। ठीक है, बीजांड द्वार से बना होता है जो बीज के श्वसन व जल अवशोषण का काम करता है, तभी बीज उगेगा। बीज वृंत जिस बीज से जुड़ा होता है उसे अपन क्या कहते हैं? हाइलम। सेम बात, बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता था उसको हाइलम कह रहे थे, लेकिन अब तो ये बीज वृंत बन चुका है, तो बीज वृंत बीज से जहां जुड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे? हाइलम, क्योंकि नाम बदल गए हैं। भाई ये बीजांड वृंत था पहले कभी, और अब ये बीजांड था पहले कभी, लेकिन ये नहीं बदला, इसका नाम नहीं बदला, इसका नाम अभी भी हाइलम या नाभिक है। ठीक है, तो ये अपने बीज है। बीज के प्रकार भी हमको पढ़ने हैं, एक तो पता ही है आपको, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, लेकिन और भी प्रकार अपन पढ़ेंगे।